नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 17 जून के इस एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। एडिटोरियल कौन कौन से डिस्कस करेंगे उसको देखने से पहले फ्रेंड्स, ये न्यूज अब तक आपको मिल ही गई होगी। कल दोपहर तक ये फिगर आया था कि 3 इंडियन सोल्जर्स शहीद हो गए हैं। अभी ये समझ में आ रहा है कि 17 और इंडियन सोल्जर्स जिसको चोटें लगी थी उस फेस ऑफ के दौरान, चूंकि स्टोन से और आप कह सकते हैं कि लकड़ियों पे डंडों के आगे पॉइंटेड ऑब्जेक्ट्स को लगा के बिल्कुल एक हैंड कॉम्बैट में फिस्ट घूसे, इन सब चीजों से लड़ाई हुई थी इंडियन और चाइनीज सोल्जर्स के बीच में। 3 लोगों के शहीद होने की खबर पहले आई थी और बाद में ये बोला गया कि उन कम टेम्परेचर्स में जो इंजुरीज लगी थी बाकी सोल्जर्स को, उसके चक्कर में 17 सोल्जर्स की और डेथ हो गई है। बहुत ही गंदी खबर है दोस्तों। और ये कहा जा रहा है कि अभी भी बहुत से इंडियन सोल्जर्स हैं, अभी एग्जैक्ट फिगर तो देखिए सामने नहीं है, और भी बहुत से सोल्जर्स हैं जिनकी हालत थोड़ी सी खराब है, तो हो सकता है ये कैजुअलिटी का फिगर आगे बढ़ जाए। चाइनीज साइड से कितने सोल्जर्स की मृत्यु हुई है पता नहीं है। देखिए यहाँ पे कंपैरिजन किया जा रहा है कि चाइना के इतने मार दिए, इंडिया के इतने मर गए। जो रूट है इस प्रॉब्लम का, वो रूट है जो चाइना की गवर्नमेंट है, जो चाइना की रूलिंग एस्टैब्लिशमेंट है, जहां पे किसी भी तरीके की कोई डेमोक्रेसी नहीं है। वहां के लोग ये चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं जंग हो, इस बात का उनकी गवर्नमेंट पे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। अब देखते हैं आगे आने वाले समय में क्या होगा। बस यही उम्मीद करी जा सकती है कि आगे ये लड़ाई एक्सटेंड ना हो, चूंकि लड़ाई हो गई तो कितने लोग मरेंगे इसका कोई अंदाजा नहीं है। चलिए अब आगे चलते हैं, देखते हैं कौन कौन से एडिटोरियल्स डिस्कस करेंगे। पहला आर्टिकल जो है, नेपाल टाइज एंड द बनारस टू बेंगलुरु स्पेक्ट्रम। इंडिया नेपाल टाइज के बारे में हल्की फुल्की बात की गई यहाँ पे दोस्तों, और बनारस के साथ जो अभी बेंगलुरु का कनेक्शन निकल के आ रहा है उसके बारे में बात की गई है। देखिए, बनारस और बेंगलुरु को नेपाल के टर्म्स में इसलिए बोला जा रहा है कि पहले नेपाल का और बनारस में जो लोग रहते थे उनके बीच में अच्छे खासे कनेक्शंस थे, डायरेक्ट फ्लाइट जाती थी बनारस नेपाल के बीच में। अब ये जो डायरेक्ट फ्लाइट्स की फ्रीक्वेंसी है ये नेपाल और बेंगलुरु के बीच में ज्यादा हो गई है। वो क्यों ज्यादा होगी उसके बारे में इस आर्टिकल में बताया गया है। नेक्स्ट दोस्तों, द रूरल इंडिया द न्यू वॉरल फ्लैशपॉइंट। यहाँ क्या कहा गया है, देखिए अर्बन एरियाज में जो कोविड-19 के इन्फेक्शन हैं काफी ज्यादा है, आपको पता है, लेकिन अब कहा जा रहा है कि पीक पे आ रहे हैं, अब थोड़ा थोड़ा घटने शुरू होंगे। लेकिन ऑथर ने ये बोला है इस आर्टिकल में कि चूंकि लॉकडाउन हट गया है, लॉकडाउन के चलते अब लोग मार्केट वगैरह पे आने लगे हैं, आपको मार्केट में भीड़ नजर आने लगी है, तो ये बोला जा रहा है कि देखिए अर्बन एरियाज में तो केसेस बहुत ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन रूरल एरियाज में केसेस अभी होना शुरू हो रहे हैं। और रूरल एरियाज में लोगों को ना मास्क लगाना अभी समझ में आ रहा है, ना ही फिजिकल डिस्टेंसिंग कर रहे हैं, और ना ही रूरल एरियाज का जो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अच्छा है। तो इसके बारे में ऑथर ने बात की, इसे देखेंगे। फिर एक न्यूज निकल के आ रही है दोस्तों, तमिलनाडु की स्टेट कैबिनेट ने डिसाइड किया है कि भाई जो उनके मेडिकल एग्जामिनेशंस होते हैं, जो डेंटल वाले और एमबीबीएस कोर्सेज के लिए जो एग्जामिनेशन होते हैं, उसमें 7.5% कोटा करेंगे वो फ्रॉम गवर्नमेंट स्कूल्स। जो गवर्नमेंट स्कूल्स है उनको 7.5% का कोटा दिया जाएगा इन एमबीबीएस के एग्जाम में। तो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन की बात की गई है यहाँ पे। तो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन क्या होता है, वर्टिकल रिजर्वेशन क्या होता है, इन दोनों का बीच का फर्क क्या होता है, ये भी मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। और ये जो डिसीजन लिया है अभी स्टेट कैबिनेट का, इसके अगेंस्ट में अपोजिशन क्या बोल रहा है, कौन से प्रेसिडेंट्स के हिसाब से डिसीजन लिया गया है, क्या पहले भी ऐसे कोई डिसीजन लिए हैं, और लिए हैं तो क्या उनको कोर्ट ने रोका है, सब देखेंगे दोस्तों। इसके आगे चलते हैं। फिर द मोस्ट डिबेटेड टॉपिक फॉर बेटर कंडीशंस ऑफ वर्क। आपको पता है कोविड-19 के लॉकडाउन के चलते बहुत सारे माइग्रेंट वर्कर्स अपने अपने शहर वापस लौट चुके हैं, और उनका अब वापस आने का किसी भी तरीके का कोई मूड है नहीं। तो वहां पे रह के अपने कोऑपरेटिव्स और यूनियंस बना के अपनी कंडीशंस को कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, इसके बारे में यहाँ पे ऑथर ने बात की है। फिर जो अगला आर्टिकल मैं डिस्कस करूंगा वो है इन डिफेंस ऑफ एमपी लैड्स। देखिए सरकार ने 2020-21 और 2021-22 के लिए जो एमपी लैड्स स्कीम थी, जिसमें जो एमपीज थे उनको पैसा दिया जाता था कि वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में खर्चा करके कुछ डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, उस स्कीम को इस समय के लिए यहाँ रोक दिया गया है। कुछ लोगों ने स्टेप की तारीफ की है, कुछ लोगों ने स्टेप के अगेंस्ट में बात की है। क्या सही है क्या गलत है उसको हम लोग यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। ये पहला आर्टिकल आज इसको हम देखेंगे दोस्तों, इसको मंजीव पुरी जी ने लिखा है। ये इंडिया के एम्बेसडर रहे हैं नेपाल में। इन्होंने शुरुआत कैसे की, इन्होंने बोला कि देखिए नेपाल में जो बड़ी बड़ी जो पर्सनालिटीज रही हैं पॉलिटिक्स के फील्ड में, काफी हद तक वो इंडिया के साथ एसोसिएटेड रही हैं। कुछ जो नाम यहाँ पे दिए गए हैं, तो भाई एक है बीपी कोइराला जी का नाम दिया गया है, बीपी कोइराला, ठीक है। फिर एक नाम आपका दिया गया है पुष्पलाल श्रेष्ठ जी का। क्या बोला गया,
देखिए, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स की बात की जाए नेपाल में तो बीपी कोइराला जी का एक बहुत बड़ा हाथ रहा है। ये बीपी कोइराला जी बहुत समय तक बनारस में रहे हैं। फिर जो पुष्पलाल श्रेष्ठ जी हैं, इनके बारे में कहा जाता है कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल के वन ऑफ द फाउंडर्स थे। इनका भी बनारस के साथ काफी संबंध रहा है। बहुत सारे लोग जो कि नेपाल की ब्यूरोक्रेसी में काम कर रहे हैं वो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए हैं, जो कि बनारस में। तो कहा जाता है कि जो नेपाल का इंटेलेक्चुअल सॉफ्टवेयर है, काफी हद तक जो वहां पे इंटेलेक्चुअल लोग हैं वो इंडिया में और खासकर बनारस से पढ़ के गए हैं। इसीलिए 1980 तक जो नेपाल और बनारस की कनेक्टिविटी थी वो बहुत तगड़ी बताई जाती थी। फिर देखा जाएगा धीरे धीरे नेपाल और बनारस की कनेक्टिविटी थोड़ी कम हो जाएगी, क्योंकि जो डिमांड है उस रूट पे फ्लाइट्स की वो भी कम हो जाएगी। एकदम से अभी जो लेटेस्ट ट्रेंड आपके सामने निकल के आ रहा है दोस्तों, वो ये है कि भाई काठमांडू की कनेक्टिविटी, नेपाल की कनेक्टिविटी बेंगलुरु से बढ़ गई है। तो बेंगलुरु से काठमांडू की आपको बहुत सी डायरेक्ट फ्लाइट्स मिल जाएंगी। क्यों? क्योंकि ऐसा है कि भाई इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बूम में इंडिया में है और नेपाल में भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड काफी डेवलपमेंट्स हो रही हैं। बहुत सारे नेपाली प्रोग्रामर्स हैं, तो बहुत बड़े नेपाली प्रोग्रामर की कम्युनिटी आज की डेट में आप देखेंगे कि बेंगलुरु में प्रेजेंट है, जो कि बेंगलुरु में रह के पूरी दुनिया भर के लिए सॉफ्टवेयर बनाने में काम करते हैं। उनके खिलाफ किसी भी तरीके का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, वो बेंगलुरु में रहते हैं और काम करते हैं। तो ये दिखा रहा है कि पहले जो कनेक्शन काठमांडू और बनारस के बीच में था, अब वो कनेक्शन काठमांडू और बेंगलुरु के बीच में हो गया। बट उससे फर्क क्या पड़ता है? चेंजिंग समय के साथ चीजें चेंज हो रही है, पर इंडिया और नेपाल का कनेक्शन तो बना हुआ है। तो क्या फर्क पड़ता है एक सिटी से दूसरी सिटी में चले गए। फिर एक और बात की गई है दोस्तों, देखिए नेपाल बहुत समय तक एक मोनार्की रहा है, एक राजा का राज रहा है, लेकिन अब वहां पे एक डेमोक्रेसी आई है। अब डेमोक्रेसी के लिए वहां पे जो नेपाल की पॉलिटिकल पार्टीज है, तो एक पॉलिटिकल पार्टी है नेपाली कांग्रेस। नेपाली कांग्रेस कहती है कि 1990 में जब हम डेमोक्रेसी लेके आए थे तो उसमें नेपाली कांग्रेस का बहुत बड़ा हाथ था। और एक माओइस्ट लीडर है जो कि आपका नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी में एक मेजर रोल प्ले करते हैं, प्रचंडा जी। उनका यह कहना है कि जो 2008 में मोनार्की खत्म हुई नेपाल में, उसमें उनका एक बहुत बड़ा रोल है। चलिए, ये अच्छी बात है। अभी के समय पे नेपाल का अगर एक्सपोजर देखा जाए तो दोस्तों, अब देखिए नेपाल का एक्सपोजर केवल इंडिया की तरफ नहीं रह गया, ऐसा यहाँ पे ऑथर का बोलना है। नेपाल की सोसाइटी बदल रही है, नेपाल का जो फॉरेन एक्सपोजर है वो बदल रहा है। इस समय पे आप देखो चाइना जो रोल प्ले कर रहा है नेपाल के हायर पॉलिटिकल सर्कल्स में, इससे पता चल रहा है कि चाइना भी काफी हद तक पेनिट्रेट कर चुका है नेपाल की पॉलिटिक्स में। एटलीस्ट नेपाल के जो लीडर्स हैं उनको तो चाइना इन्फ्लुएंस कर ही पा रहा है। और ऑब्वियसली बात है, चाइना की हमेशा से एक पॉलिसी रही कि वो लीडर्स के साथ बातचीत करता है, लोगों के लिए ज्यादा नहीं सोचता है। ये खास बात रही। और इंडिया लोगों के लिए ज्यादा सोचता है, इसलिए आप देखोगे कि इंडिया में नेपाली कभी भी आ सकते हैं, जॉब कर सकते हैं, रह सकते हैं, प्रॉपर्टी तक भी खरीद लेते हैं। ये सब बातें कही जा रही हैं। तो अब यहां पे बात होती है दोस्तों कि भले ही एक एंटी इंडिया सेंटीमेंट नेपाल में बढ़ रहा है, लेकिन यहां पे ऑथर का ये भी बोलना है कि ये एंटी इंडिया सेंटीमेंट पॉलिटिशियंस, नेपाल के पॉलिटिशियंस इस्तेमाल कर रहे हैं अपने फायदे के लिए। ओके। और ये जो एंटी इंडिया स्टेटमेंट है वहां की मीडिया में, ब्यूरोक्रेसी में, एकेडमिया में घुस गया है, लेकिन अगर लोगों के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो इस एंटी इंडिया सेंटीमेंट को बनाया जा रहा है। बट नेपाल के लोगों को अभी भी बहुत जरूरत है इंडिया की। अभी के समय पे क्या हुआ कि जो नेपाल के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने अपने आप नेपाल के मैप को बड़ा कर दिया और इंडिया की टेरिटरी को अपने एंड में बता दिया। पूरे चांसेस है कि ये उन्होंने चाइना के बेहेस्ट पे किया है। इंडिया की तरफ से स्टेटमेंट भी जा चुका है कि ये गलत है। और देखा जाए ओवरऑल डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट की जब बात की जाएगी तो ये जो कुछ भी नेपाल ने किया है, ये इसको नहीं करना चाहिए था। और ऐसा नहीं है कि पहली बार नेपाल में दोस्तों ऐसा कुछ हुआ है। 2015 में जब नेपाली कांग्रेस गवर्नमेंट ने नया कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया था, तो उस समय पे जो इंडिया के कंसर्न्स थे उन्होंने नहीं माने थे। अच्छा, उनका ये लॉजिक था कि भैया बाहर के देशों का इंटरफेरेंस नहीं चाहिए। चलिए, ये लॉजिक सही था। बट जो मधेसी पीपल है, जो कि आपका नेपाल के साउदर्न पार्ट में रहते हैं, इंडिया के बॉर्डर पे रहते हैं, उनको क्या कहा जाता है कि इन मधेसी पीपल्स के अगेंस्ट में काफी डिस्क्रिमिनेशन है नेपाल में। नेपाल में बहुत सारे लोग इन मधेसीज को इंडियंस बोलते हैं, जबकि वो इंडियन नहीं है, वो नेपाल में रहते हैं। तो इकोनॉमिक ब्लॉकेड सा लग गया था 2015-2016 के समय पे। और ये जो नया कॉन्स्टिट्यूशन आया था नेपाली कांग्रेस गवर्नमेंट का, इसको मधेसीज ने रिजेक्ट कर दिया। और जब एक इकोनॉमिक ब्लॉकेड लगा तो ये कहा गया कि इंडिया की पॉलिटिक्स ने, इंडिया के पॉलिटिशियंस ने, रूलिंग क्लास ने इकोनॉमिक ब्लॉकेड लगाया है। चलिए, वो बवाल तो चल ही रहा था। फिर अगर देखा जाए नेपाल में हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर पोटेंशियल की बात की जाए तो देखिए, नेपाल एक हिमालयन कंट्री है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर का पोटेंशियल वहां बहुत ज्यादा है। कहा जाता है कि नेपाल में 40,000 मेगावाट का
हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर पोटेंशियल है नेपाल में, लेकिन अभी के लिए वो केवल 1000 मेगावाट को पैदा करते हैं और 600 मेगावाट वो इंडिया से इंपोर्ट करते हैं। ओके, एक पंचेश्वर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है 5000 मेगावाट का, जिसपे इंडिया नेपाल में काम कर रहा है, उस पर भी प्रोग्रेस काफी रुकी हुई है। आइडेंटिटी पॉलिटिक्स काफी हो रही है नेपाल के अंदर। जो मधेसीज, जैसा कि मैंने आपको बताया, नेपाल के साउदर्न पार्ट्स में, नेपाल के तेराई रीजन में मधेसीज रहते हैं। इन मधेसीज के खिलाफ काफी डिस्क्रिमिनेशन होता है, इनको बोला जाता है कि ये इंडियन है। तो ये सब बातें कही जा रही है, बहुत सारे इश्यूज को यहाँ पे ऑथर ने पॉइंट आउट किया है। फिर ऑथर ने एक और चीज पॉइंट आउट किया, ऑथर ने बताया है कि ये जो एंटी इंडिया सेंटिमेंट है, जो थोड़ा अलग हट रहा है इंडिया से, ऐसा हो क्यों रहा है। इसका रीजन ये बताया गया दोस्तों कि नेपाल ग्लोबलाइज कर रहा है। 1990 के बाद जब वहां पे मोनार्की हट गई और डेमोक्रेसी आई, तो एकदम से क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने बहुत सारे पासपोर्ट रिलीज हुए किए। नेपाल के लोगों को अपॉर्चुनिटी मिली कि वो दूसरी जगहों पे जा सकते हैं, तो वेस्ट एशिया में जा सकते हैं, साउथ ईस्ट एशिया में जा सकते हैं, वहां पे लेबर्स की तरह जाके काम कर सकते हैं। बहुत सारे लोग यूनाइटेड स्टेट्स, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप में पढ़ने के लिए चले गए। आज की डेट में भी अगर आप नेपाल में जाके देखोगे दोस्तों, तो बहुत जगहों पे एजुकेशन अपॉर्चुनिटी के नाम पे बहुत से बैनर लगे हुए हैं कि आप यूएस में जाके पढ़ सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया में जाके पढ़ सकते हैं, यूके में जाके पढ़ सकते हैं, यूरोप में जाके पढ़ सकते हैं। ठीक है, और बहुत सारे लोग नेपाल इसलिए भी छोड़ना चाहते थे क्योंकि अभी 1990 से लेकर 2010 के टाइम पीरियड में वहां पे मर्ज्ड इंसर्जेंसी भी रही है। हालांकि जब से कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल की जो कम्युनिस्ट पार्टी है, जो दो फैक्शन है, जब से वो मिल गए हैं, तब से ये मर्ज्ड इंसर्जेंसी वहां पे खत्म हो गई है। फिर ये बताया गया कि भाई नेपाल की जो टोटल पॉपुलेशन है, उसके कम से कम 20% लोग बाहर रहते हैं, ओवरसीज में रहते हैं, दे लिव ओवरसीज। ओके, और वो $8 बिलियन की ग्लोबल रेमिटेंस भेजते हैं। और ये जो $8 बिलियन है, ये नेपाल की नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी, पीपीपी की बात नहीं कर रहा हूं, नॉमिनल जीडीपी का 30% है। तो आप कह सकते हैं कि नेपाल इज वन ऑफ द रेमिटेंस डिपेंडेंट कंट्री। ये सब बातें बोली गई हैं। फिर भाई नेपाल में बहुत सारी नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस भी आपका काम कर रहे हैं, जिससे नेपाल का जो एक्सपोजर है वो पूरी दुनिया से बढ़ चुका है। तो चूंकि नेपाल बहुत ज्यादा ग्लोबलाइज कर गया है, पूरी दुनिया से जो उसका एक्सपोजर है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, तो ऑब्वियस सी बात है इंडिया से जो उसका एक्सपोजर होगा थोड़ा कम होगा, क्योंकि पूरी दुनिया के साथ वो जुड़ रहा है। फिर अगर आप बात करोगे दोस्तों कि नेपाल में जो भी प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं, उन प्रोजेक्ट्स में केवल इंडिया और चाइना प्लेयर बन के अब सामने नहीं आए हैं। नेपाल में बहुत सारी यूरोपियन कंपनीज भी इन्वेस्ट कर रही, जैसे कि एक इटालियन कंपनी है जिसने कि नेपाल के टेलीकॉम सेक्टर में अपना इटालियन कंपनी ने नेपाल के पाइप वाटर प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया है, और एक टेलीकॉम सेक्टर में मलेशिया ने इन्वेस्ट किया है। और आप कह सकते हैं कि जो सबसे बड़ी एयरलाइंस है नेपाल की, वो है कतर एयरवेज। तो ये सब आप कह सकते हैं कि ना इंडिया से रिलेटेड है, ना चाइना से रिलेटेड है। तो यूरोपियन कंपनीज का भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आ रहा है। आप देख रहे हैं कि लोग बाहर निकल रहे हैं पढ़ने के लिए। पहले, आज से 20-30 साल पहले जब लोग नेपाल से बाहर निकलते थे तो वो केवल इंडिया आते थे, लेकिन अब वो नेपाल से बाहर निकल के दुनिया भर में फैल रहे हैं। ये सब बातें कही जा रही है। तो ये बोला गया कि देखिए, ग्लोबलाइजेशन के चलते जो नेपाल और इंडिया के बीच में डीप इकोनॉमिक एंगेजमेंट था, वो थोड़ा कम हुआ है, और अब नेपाल डाइवर्सिफाई कर रहा है। और वो एक अच्छी बात भी है, अपने प्रोग्रेस के लिए हर कंट्री डाइवर्सिफाई करती है। लेकिन अभी भी जो नेपाल और इंडिया का जो ट्रेड रिलेशन है, तगड़ा है। ओके, नेपाल का आप देखिए दोस्तों, Nepal's trade with India has grown in absolute terms and continues to account for more than 2/3 of the Nepal's external trade of around $12 billion annually. यानी नेपाल बाहर की दुनिया से $12 बिलियन का एनुअल ट्रेड करता है, जिसमें से 2/3 यानी कि लगभग $8 बिलियन तो वो केवल इंडिया के साथ करता है। इससे पता चलता है कि जो इंडिया और नेपाल की जो ज्योग्राफी है वो बहुत जबरदस्त तरीके से कनेक्टेड है। फिर इंडिया ने बहुत सारे इन्वेस्टमेंट भी कर रखे हैं नेपाल के अंदर। तो अरुण 3 नाम का प्रोजेक्ट है, 900 मेगावाट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है, जो कि नेपाल में चल रहा है दोस्तों। नेपाल में इंडिया की करेंसी भी बहुत दिन चल रही है, हालांकि अब नेपाल ने इंडिया की करेंसी को एक्सेप्ट करना बंद कर दिया है। नेपाल की पर कैपिटा की बात की जाए तो केवल $1000 है। फिर सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि इंडिया ने नेपाल को कुछ ऐसे कंसेशंस दे रखे हैं जो कोई और कंट्री नहीं देगी। नेपाल और इंडिया के बॉर्डर एकदम पोरस हैं, कभी भी कोई नेपाली पर्सन इंडिया में आके जॉब कर सकता है, उससे किसी भी तरीके के कोई सवाल वगैरह नहीं पूछे जाएंगे, उनको एक शक की निगाह से नहीं देखा जाएगा। अब ये अलग बात है कि अभी जो नेपाल की गवर्नमेंट की तरफ से एक्टिविटीज आई है, हो सकता है उससे रिलेशन थोड़े खराब हो जाए। ये भी बोला जा रहा है कि जिस तरीके के कंसेशंस इंडिया ने नेपाल को दिए हैं, चाइना कभी नहीं देगा। चाइना में फ्री में कभी कोई इन्वेस्टमेंट नेपाल के अंदर नहीं करेगा। चाइना की ये पॉलिसी रही है, खूब सारे पैसे दो, चाहे डिजिबूती की बात कर लीजिए, चाहे श्रीलंका की बात कर लीजिए, चाहे म्यांमार की बात कर लीजिए, हर कंट्री में चाइना जाके इन्वेस्ट करता है।
जब वो कंट्री उसकी इन्वेस्टमेंट के पैसे को वापस नहीं कर पाती तो अपने स्ट्रेटेजिक बेसिस को चाइना बना देता है। श्रीलंका में हम्बनटोटा पोर्ट आपको पता है, डिजिबूती में भी एक नेवल बेस बना रखा है चाइना ने अपना। तो ये सब चीजें भी हैं दोस्तों। तो नेपाल का भी वो इस चीज के लिए इस्तेमाल करेगा, ये सबको पता है, इनफैक्ट नेपाल के लोगों को भी पता है। तो जरूरी ये है कि इंडिया और नेपाल की जो रिलेशनशिप है वो बनी रहे, क्योंकि ना इंडिया अफोर्ड कर सकता है नेपाल के रिलेशनशिप को छोड़ना और ना ही नेपाल अफोर्ड कर सकता है इंडिया के रिलेशनशिप को छोड़ना, खासकर चाइना पे भरोसा करके। तो ये बातें इस आर्टिकल में कही गई हैं दोस्तों। अगले आर्टिकल पे चलते हैं। देखिए दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये बात आ रहा होगा कि मैं नोट्स नहीं बता रहा हूं। देखिए दोस्तों, मैं ना किताबी और मैं आपको खाना नहीं खिला सकता। होता है ना कि लोग खाना खिलाते हैं कि भैया नोट बना के दे दिए, हम लिख ले, जो आप नोट हमको बता दो अगर हम लिख लेंगे, जाके एग्जाम में लिखाएंगे, हम सेलेक्ट हो जाएंगे। नहीं हो पाओगे, ठीक है। अगर आपको एग्जाम में सेलेक्ट होना है तो अपने दिमाग से चीजें करना है। मेरा यहाँ पे एक ये ऑब्जेक्टिव रहता है कि मैं स्टोरी के फॉर्म में चीजों को इंटरेस्टिंग तरीके से आपको समझा दूं, वो चीजें आपको समझ में आ जाए। अभी भी नोट मेकिंग के फॉर्म्स मैंने इनकॉर्पोरेट नहीं किए, उसकी बहुत सी वजह है, व्यूज भी वजह है। हालांकि मेरे जो एवरेज व्यूअरशिप है इन एडिटोरियल की वीडियोस पे, जो वॉच टाइम है वो बहुत तगड़ा है। 10 मिनट लोग देखते हैं मेरी नॉर्मल वीडियोस पे, 3, साढ़े 3, 2.5 मिनट का एवरेज व्यू टाइम आता है, पर एडिटोरियल की वीडियोस पे 10 मिनट का व्यू टाइम आता है। आई होप कि आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही हैं। अगले आर्टिकल चलते हैं। द रूरल इंडिया, द न्यू वायरल फ्लैश पॉइंट। सब हेडिंग आप देख सकते हो। व्हाइल द लॉकडाउन अफेक्टेड द कंट्री इन वन गो, द टाउन एंड कंट्री वेव्स ऑफ द पैंडेमिक आर एसिंक्रोनस। एसिंक्रोनस और सिंक्रोनस के बीच का फर्क भी अभी मैं आपको बताऊंगा। देखिए, शुरू में हमारे देश में ऑप्टिमिज्म था कि हमने लॉकडाउन लगा दिया, कोविड-19 हमारे यहां नहीं फैलेगा। लेकिन ये ऑप्टिमिज्म चला गया जब हमने देखा कि अर्बन एरियाज में कोविड-19 के केस कितनी बुरी तरीके से फैल रहे हैं। आपके सोशल हेल्थ वर्कर्स को भी हुआ, डॉक्टर को भी हुआ, पुलिस वालों को भी हुआ, कई लोगों की मौत भी हो चुकी है इसकी वजह से। मुंबई, चेन्नई, दिल्ली ये सबसे ज्यादा वर्स्ट अफेक्टेड है। अब देखिए, इस समय पे तो हम कोविड-19 की अर्बन वेव को देख रहे हैं, लेकिन यहां पे ऑथर ये कहना चाहता है कि जो रूरल वेव है, हमारी देश की 65% जनता रूरल इलाके में रहती है और अभी भी रूरल इलाकों में ये कोविड-19 का पैंडेमिक नहीं पहुंचा है। अभी रूरल इलाके अंडर एक्सपोज्ड हैं और ये बोला जा रहा है कि चूंकि अब लॉकडाउन खुल गया है तो प्रॉब्लम हो सकती है। एक फॉल्स कॉन्फिडेंस चल रहा है इस समय पे पब्लिक में कि रूरल इंडिया में कोविड-19 की प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। आज की डेट में आप देख रहे हो कि कई सारी जगहों पर लॉकडाउन खुल गया है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट चालू हो गया है, लोग एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहे हैं। अब रूरल एरियाज में हो क्या रहा है कि वो जो हाइजीन प्रोसीजर्स है उनको फॉलो नहीं कर रहे हैं, फिजिकल डिस्टेंसिंग नहीं कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं कर रहे हैं, मास्क नहीं पहन रहे हैं, ये सब चीजें नहीं कर रहे हैं। और अगर वो ये सब चीजें नहीं करेंगे तो एक केस रूरल एरिया में कितने लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है, ये तो दोस्तों आपको पता ही है। साफ साफ बात ये बोली जा रही है कि अर्बन एरियाज में जो केसेस हैं वो पीक कर रहे हैं और रूरल एरियाज में अभी इनिशियल स्टेजेस चल रही हैं केसेस की। ये बात कही जा रही है दोस्तों। जब प्लेन्स के थ्रू बाहर के देशों से ये कोरोना वायरस इंडिया के अंदर आ गया तो सबसे पहले उसने अर्बन इलाकों को अफेक्ट किया, क्योंकि मेन दिल्ली, मुंबई और थोड़ा हद तक चेन्नई, इन इलाकों में लोग जो पैसेंजर्स हैं वो सीधे बाहर के देशों में इंडिया के अंदर आते हैं। ओके, तो इन इलाकों से आपका इन्फेक्शन शुरू हुआ, लॉकडाउन लग गया, तो इन्फेक्शन तो अर्बन एरियाज में शुरू हुआ पर लॉकडाउन पूरी कंट्री में लग गया। अब जब लॉकडाउन खुल रहा है, और आप सबसे खास बात दोस्तों यहां पे ये बोली गई है कि जब अर्बन एरियाज में ये कोविड-19 आया और अर्बन एरियाज में जो हेल्थ केयर रिसोर्सेज उनको अच्छा माना जाता है, तो इतने अच्छे हेल्थ केयर रिसोर्सेज होने के बावजूद अर्बन एरिया में जब कोविड-19 ने इतना तरखाट मचा दिया, इतना बवाल मचा दिया, तो आप सोचिए कि अगर ये कोविड-19 रूरल एरियाज में पहुंच गया जहां पे हेल्थ केयर रिसोर्सेज हैं ही नहीं, तो कितना बुरा बवाल कर सकता है। खासकर जब रूरल एरियाज में लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस कम है, लोगों को जानकारी कम है, लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, फिजिकल डिस्टेंसिंग मास्क वगैरह नहीं पहन रहे हैं, खुलेआम मार्केट में घूम रहे हैं, तो वहां पे ये चीज कितनी खतरनाक हो सकती है इसके बारे में अंदाजा लगाना मुश्किल है। रूरल वेव जो है कोरोना वायरस की वो शुरू हो रही है और कहा जा रहा है कि जो अर्बन इंपैक्ट आया है कोरोना वायरस का और जो रूरल इंपैक्ट आएगा कोरोना वायरस का, वो दोनों एसिंक्रोनस होंगे। जब लॉकडाउन लगा, इकोनॉमिक इफेक्ट आया तो इकोनॉमिक इफेक्ट सिंक्रोनस था, एक मेजर बेसिस पे उसने इफेक्ट मारा। लेकिन अर्बन एरियाज में जो हेल्थ इफेक्ट आया है कोरोना का और जो रूरल एरियाज में आया वो दोनों अनसिंक्रोनस होंगे, वो दोनों अलग अलग स्पीड से हमें हिट करेंगे। इसलिए जरूरी है कि फिजिकल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जाए रूरल एरियाज में। रूरल एरियाज में जो एनजीओस एक्टिव हैं, जो वॉलेंटियर ग्रुप्स एक्टिव हैं, जो हॉस्पिटल्स एक्टिव हैं, वो लोगों को बताएं कि भाई
प्रॉपर तरीके से फिजिकल डिस्टेंसिंग करिए, ज्यादा पूजा पाठ की जगहों पर मत जाइए, खतरा है आपको। ये सब बातें दोस्तों कही गई हैं। फिर बहुत सारे और भी तरीके बताए गए हैं। एक डिसेंट्रलाइज्ड अप्रोच को मानने को कहा गया है कि हर विलेज में, हर तालुका में, हर डिस्ट्रिक्ट में लोगों को यह बताना चाहिए कि वो रूरल लोगों को एजुकेट करें, किसी भी चीज से एजुकेट करें, चाहे प्रिंट मीडिया से, मैगजीन में छाप के एजुकेट करें, चाहे रेडियो से एजुकेट करें, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से एजुकेट करें, चाहे उनके मोबाइल पे मैसेज भेजें फ्री में, लेकिन उनको बताएं कि आपको अपने लोगों को कैसे बचाना है। हर वुमेन, चाइल्ड और मेन के पास अपना कॉटन क्लॉथ मास्क होना चाहिए, और रूरल एरियाज अपना कॉटन क्लॉथ मास्क खुद बना सकते हैं। उनको हैंड हाइजीन को ध्यान रखना है, अपने हाथों को मुंह से नहीं छुआना है। वही नॉर्मल चीजें दोस्तों जो कि अर्बन एरियाज में फिजिकल डिस्टेंसिंग के लिए फॉलो हुई हैं, जितना हो सके रूरल एरियाज में भी करनी चाहिए। फिर रूरल एरियाज में जो बूढ़े हैं, जो ज्यादा रिस्क पे हैं, उनको रिवर्स क्वारंटीन में रखना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको बीमारी हो जाए तब क्वारंटीन में जाइए, आप पहले ही क्वारंटीन में चले जाइए, ताकि बीमारी की तरफ जो आपका एक्सपोजर है वो कम हो जाए। रूरल एरियाज में जब लोग बैठ के बातचीत करें तो घर के अंदर वो मास्क पहने। अब रूरल इलाके के लोगों को ये समझाना कि वो अपने घर के अंदर पहन के मास्क पहने, यही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। फिर कहा गया है भैया कि जो डिस्ट्रिक्ट सेंटर्स हैं, जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, जो स्टेट हेडक्वार्टर है, वहां पे मॉनिटरिंग तगड़ी होनी चाहिए। अगर कोई पर्सन रेड जोन से ग्रीन जोन में जा रहा है तो उसको प्रॉपर क्वारंटाइन प्रोसीजर्स को फॉलो करना चाहिए। ये सब चीजें बातें दोस्तों कही गई। फिर जो प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स है गांव में, उन प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स पे कोविड-19 के पेशेंट्स को ना भेजा जाए, क्योंकि गांव में ऑलरेडी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। तो वहां पे उन हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को जो बाकी बीमारियां होती है उनके लिए रखा जाए, और कोविड-19 की प्रॉब्लम जिनको हो रही है उनसे बोला जाए कि भाई आप घर में क्वारंटाइन रहिए, हम घर में ही आपके पास दवाइयां और दूसरी एसेंशियल कमोडिटीज को पहुंचा देंगे। ये सब बातें दोस्तों कही गई हैं। अब कितना इफेक्ट होगा, कितना इंप्लीमेंट होगा, ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज और स्टेट अथॉरिटीज इस चीज को कैसे टेकअप करती हैं अपने अपने लेवल पे। ओके दोस्तों, तो ये था इस आर्टिकल में। अगले आर्टिकल पे चलते हैं। अब ये भी एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है दोस्तों। यहां पे तमिलनाडु की स्टेट कैबिनेट ने एक डिसीजन लिया है। तमिलनाडु की स्टेट कैबिनेट ने बोला है कि हम एक 7.5% के हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन को इंट्रोड्यूस करेंगे। ये हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन क्या करेगा कि स्टेट के जो एमबीबीएस और बीडीएस के जो कोर्सेज हैं, जो डेंटल के कोर्सेज हैं और जो एमबीबीएस के कोर्सेज हैं, उसमें 7.5% का रिजर्वेशन दिया जाएगा उन बच्चों को जो कि गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं। अब यहां पे आपको समझना पड़ेगा दोस्तों कि हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन और वर्टिकल रिजर्वेशन में क्या फर्क है। देखिए, जब रिजर्वेशन आपका शेड्यूल कास्ट के बेसिस पे दिया जाए, शेड्यूल ट्राइब के बेसिस पे दिया जाए, ओबीसी कोटा के बेसिस पे दिया जाए, वो आता है वर्टिकल रिप्रेजेंटेशन में। और जब आपको रिप्रेजेंटेशन दिया जाए फिजिकल हैंडीकैप्ड के बेसिस पे, या जब ये रिजर्वेशन दिया गया आपको कि भैया ये जो 7.5% रिजर्वेशन है ये केवल गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों को मिलेगा। अब देखिए, गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों को ये हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन मिलेगा कैसे? 7.5% बच्चे जो कि गवर्नमेंट स्कूलों से उठाए जाएंगे इन सीटों के लिए, उन 7.5% में जिस परसेंट के हिसाब से एससी, एसटी और ओबीसी और जनरल रिजर्वेशन है ना, उनके हिसाब से उसको 7.5% में एडजस्ट किया जाएगा। यानी कि मान लीजिए कि 7.5% ये जो गवर्नमेंट के थ्रू जो 7.5% जो कोटा होता है, इसमें 100 बच्चे निकल के आते हैं गवर्नमेंट स्कूल के थ्रू, तो इन 100 बच्चों में इस बात को इंश्योर किया जाएगा कि एससी भी हो, एसटी भी हो, ओबीसी भी हो और बाकी जनरल के भी हो। समझ गया मतलब ये हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के अंदर जो सीटें रखी जाती हैं उनको पूरी तरीके से एससी, एसटी और ओबीसी में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश किया जाता है जितना आज तक पॉसिबल है। समझ गए दोस्तों? ये होता है आपका वर्टिकल रिप्रेजेंटेशन, हॉरिजॉन्टल रिप्रेजेंटेशन। जो नॉर्मल कर हम रिजर्वेशन, जो नॉर्मल कर हम लोग रिजर्वेशन की बात करते हैं दोस्तों, वो है आपका वर्टिकल रिजर्वेशन। लेकिन जब हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन दिया जाता है, जैसा कि 7.5% यहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों को दिया गया है, तो इस 7.5% में वर्टिकल रिजर्वेशन की कंडीशंस को भी इंक्लूड किया जाएगा। एससी, एसटी, ओबीसी और बाकी जो जनरल सीटें हैं उनमें सीटों को बांटा जाएगा। ओके, अब देखिए आगे बात करते हैं। नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, नीट टेस्ट, मेडिकल के लिए टेस्ट होता है दोस्तों। ओके, अब तमिलनाडु में देखिए रिजर्वेशन के चलते काफी बवाल होता है। नीट के अगेंस्ट तमिलनाडु में काफी प्रॉब्लम हुई है। देखिए, तमिलनाडु में नीट एप्लीकेबल हुआ तो 2017 में काफी तगड़ा बवाल उठा था इसके ऊपर। जो एआईएडीएमके की जो अभी रूलिंग गवर्नमेंट है, जिसके जो हेड है एदापद्दी के पलानी स्वामी,
ठीक है, वहां पे तमिलनाडु में ये सब बातें चल रही हैं दोस्तों कि नीट जो फॉर्मेट है ना टेस्टिंग का, वो गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों को, बैकवर्ड क्लास के बच्चों को, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के बच्चों को फेवर नहीं करता है। और जो लोग कोचिंग ले सकते हैं, प्राइवेट कोचिंग ले सकते हैं नीट की, बस वही लोग सक्सेसफुल हो जाएंगे नीट में। लेकिन हुआ ये कि देखिए अभी AIADMK की सरकार है तमिलनाडु में, थोड़ा थोड़ा वो बीजेपी गवर्नमेंट के साथ उसका बॉन हॉमी सी बनी, और रिजर्वेशन को हॉरिजॉन्टल के बेसिस पे उतना उन्होंने शुरू नहीं किया। उसके बाद ये बोला गया कि जब 2019 के लोकसभा ये इलेक्शंस हुए, तो जो अपोजिशन गवर्नमेंट थी AIADMK की अपोजिट में जो थी DMK पार्टी, जिसको बोलते हैं द्रविड़ मुनेत्र कज़गम, और AIADMK जो है ऑल इंडिया द्रविड़ मुनेत्र कज़गम है। तो ऑल इंडिया द्रविड़ मुनेत्र कज़गम, AIADMK अभी स्टेट में पावर में है, और DMK ने भाई जो 39 सीटें थी तमिलनाडु में लोकसभा की, उस 39 में से 38 जीत ली। तो उसके बाद AIADMK को समझ में आया कि भैया ये जो रिजर्वेशन का इशू है, ये हमको असेंबली इलेक्शंस भी हरा देगा, क्योंकि अगले साल असेंबली इलेक्शंस है तमिलनाडु में। ओके, तो इसके चलते अब आप देखोगे दोस्तों, मैं आपको बताता हूं कि 2016 में लास्ट असेंबली इलेक्शंस हुए थे तमिलनाडु में, और 2021 में अगले असेंबली इलेक्शन है। तो इस रिजर्वेशन के इशू के चलते AIADMK को लग रहा है कि भाई DMK जीत गया लोकसभा के पोल, और अगर हमने रिजर्वेशन के फ्रंट पे कुछ नहीं हुआ तो हम 2021 में हार जाएंगे। इसीलिए इस स्टेप को कहा जा रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट लेके आई है कि 7.5% का रिजर्वेशन नीट एग्जाम में उन बच्चों को दिया जाएगा जो कि गवर्नमेंट स्कूल से आते हैं। ओके, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि जो CBSE के बच्चे हैं वो एडवांटेज पे हैं, वही लोग ज्यादातर प्राइवेट कोचिंग से ले पाते हैं, और जो स्टेट बोर्ड के बच्चे हैं वो क्वालिफाई नहीं कर पा रहे। तो ये स्टेट बोर्ड के जो स्टेट गवर्नमेंट वाले बच्चे हैं उनको रिजर्वेशन दिया गया है। अब क्या ये रिजर्वेशन मान्य माना जाएगा? ऑब्वियस सी बात है, इसके अगेंस्ट में कोई ना कोई पिटीशन जाएगी। एक एग्जाम्पल दिया गया कि भैया फरवरी 2002 में मद्रास हाई कोर्ट ने एक ऐसे ही रिजर्वेशन को क्वेश किया था। 25% का हॉरिजॉन्टल कोटा रखा गया था, जो हायर सेकेंडरी स्टूडेंट्स प्रोफेशनल कोर्सेज में जाते हैं ना, तो 25% वो विलेज पंचायत वाले स्कूलों से जाएंगे। ये कोटा रखा था, ये भी हॉरिजॉन्टल कोटा था, बट इसको मद्रास हाई कोर्ट ने स्क्वैश कर दिया था। अब ये जो 7.5% का कोटा रखा है, ये 25% जितना बड़ा तो नहीं है, इसको हाई कोर्ट क्वैश करेगी या नहीं करेगी ये हमें मालूम नहीं। लेकिन देखिए दोस्तों, क्या स्टेट गवर्नमेंट ऐसा कर सकती है? तो देखिए बिल्कुल स्टेट गवर्नमेंट ऐसा कर सकती है। यहाँ पे एक और एग्जांपल दिया गया है, एक ऐसा ही अरेंजमेंट आपका कर्नाटका में चल रहा है। कर्नाटका में जो प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, उन प्रोफेशनल कोर्सेज में 15% सीटें रिजर्व्ड हैं हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के अंदर रूरल स्टूडेंट्स के लिए। तो लीगली तमिलनाडु की सरकार ये कर सकती है अनटिल अनलेस मद्रास हाई कोर्ट इसको ना रोक दे। ओके दोस्तों, तो यहां पे आपको कीवर्ड क्या था समझना, यहां कीवर्ड था आपका हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन को समझना। और इन्फॉर्मेशन क्या है आपको? इन्फॉर्मेशन ये है कि जो गवर्नमेंट स्कूल्स ऑपरेट करते हैं तमिलनाडु में, उन गवर्नमेंट स्कूल्स के बच्चों को 7.5% का हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन देने की बात की है किस एग्जाम में? नीट एग्जाम में। इसको अपने नोट्स में इनकॉर्पोरेट कर दीजिए। रिजर्वेशन से रिलेटेड अगर कहीं सवाल आता है तो आप इस इंफॉर्मेशन को कोट कर सकते हैं। ओके, एंड में यहां पे ऑथर ने यह बताया कि देखिए रिजर्वेशन तो आप दे रहे हैं, चलिए अच्छी बात है, लेकिन तब तक आप स्कूल एजुकेशन को इंप्रूव नहीं कर सकते जब तक आप एजुकेशन में इक्विटी प्रोवाइड नहीं करते। अगर कोचिंग मिल रही है हायर क्लास के बच्चों को, तो आपका ये फर्ज बनता है, गवर्नमेंट का ये फर्ज बनता है कि इस तरीके की सुविधाएं, कोचिंग वाली सुविधाएं और बेटर एजुकेशनल की सुविधाएं रूरल एरियाज के बच्चों को भी मिले। रिजर्वेशन देके रूरल एरियाज के बच्चों को आप एकदम से उठा के ऊपर नहीं कर देंगे कैपेबिलिटी में, ठीक है? क्योंकि रूरल एरियाज में भी कुछ ऐसे पॉकेट्स होंगे जहां पे आप, एक रूरल एरिया में आपको पता है कि एक आदमी बहुत अमीर होता है, वो गांव का जो मुखिया सरपंच टाइप का होता है, तो जो थोड़े बहुत इन्फ्लुएंशियल लोग होंगे गांव में, वो इस रिजर्वेशन का फायदा लेके सेलेक्ट हो जाएंगे, और बाकी जो बच्चे हैं गांव के गरीब, वो गरीब की गरीब ही रह जाएंगे, वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो जरूरी है कि सबको एक इक्वल बेस प्रोवाइड किया जाए। इस तरीके के छोटे मोटे रिजर्वेशन देके आप इलेक्शन में तो अपने फायदे ले सकते हैं, लेकिन जो ओवरऑल इक्विटी है एजुकेशन में, वो नहीं प्रोवाइड कर सकते। आगे चलते हैं। देखिए इस आर्टिकल में वही सब मैंने आपको बताया कि भैया थाउजेंड्स ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स, थाउजेंड्स या लैक्स ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स अपने शहरों में वापस लौट गए हैं, अपने गांवों में वापस लौट गए हैं, और अब वो ज्यादातर वापस आना नहीं चाहते हैं, क्योंकि एक तो वो बड़ी मुश्किल से पहुंचे हैं गांव, ज्यादा उनको रास्ते में मदद मिली नहीं है। कुछ लोगों को, जैसे कि कुछ मसीहा टाइप लोग आ गए, सोनू सूद, जिन्होंने कई सारे लोगों को घर पहुंचा दिया। ज्यादातर लोग
स्ट्रगल करके घर पहुंचे हैं। ओके, अब वो घर पहुंच गए हैं तो वापस वो आना नहीं चाहते, क्योंकि उनको पता चल गया है कि सिटी उनके साथ किस तरीके का व्यवहार करती है। अब वो अपनी ही जगहों पे रहना चाह रहे हैं, और अगर उनको अपनी जगहों पे रहना है तो उनको बहुत तरीके का स्किल डेवलपमेंट उनका कराना पड़ेगा। यहां पे ऑथर ने कहा है कि ये स्किल डेवलपमेंट हो सकता है दोस्तों बहुत सारी चीजों में, जैसे फॉर एग्जांपल सरकार मनरेगा स्कीम में ज्यादा पैसा अलॉट कर रही है। तो ऑथर ये बोल रहा है कि देखिए, मनरेगा वर्कर्स अपना कोऑपरेटिव बना सकते हैं। कोऑपरेटिव्स और यूनियंस क्या होते हैं दोस्तों? देखिए, यूनियन और कोऑपरेटिव में आपको एक चीज समझाता हूं दोस्तों। क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए आप किसी जॉब में काम कर रहे हो, ठीक है, आप मान लीजिए पंजाब नेशनल बैंक में काम कर रहे हैं, तो पंजाब नेशनल बैंक के एम्प्लॉय अपना एक यूनियन बना सकते हैं। आप किसी सेंट्रल गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं, अपना यूनियन बना सकते हैं। आप किसी और कंपनी ओएनजीसी में काम कर रहे हैं, आप अपना यूनियन बना सकते हैं, और वो यूनियन एम्प्लॉयज के हितों का ध्यान रखेगा। कोऑपरेटिव्स क्या करते हैं कि मान लीजिए कोई एक टेलर है, तो बहुत सारे टेलर ने मिलकर अपना कोऑपरेटिव बना लिया। जैसा कि ऑथर यहां पे बोल रहा है मनरेगा के वर्कर्स है, तो वो वर्कर्स मिलकर अपना कोऑपरेटिव बना ले। उस कोऑपरेटिव में वो इलेक्शन के थ्रू अपने लीडर्स को चुनेंगे, और वो लीडर्स अपने कोऑपरेटिव के बिहाफ पे जाके सरकार से बातचीत करेंगे कि भाई इतने मनरेगा वर्कर्स अवेलेबल हैं, इनको काम दीजिए। समझ गए? टेलर्स अगर अपना कोऑपरेटिव बनाएंगे तो वो टेलर जाके गारमेंट फैक्ट्री में, वो टेलर अपने लीडर्स को चुनेंगे, वो लीडर्स जाके गारमेंट फैक्ट्री में बात करेंगे कि सर हमारे पास इतने टेलर हैं, आप हमको अपना ऑर्डर दीजिए, हम टोटल आपको बना के आपका कपड़ा दे देंगे। तो यहां पे ऑथर ये बोल रहा है कि इस तरीके के कोऑपरेटिव्स को बनाने में, इस तरीके के यूनियंस को बनाने में, ये जो ग्रुप्स हैं, ये ग्रुप्स काफी हद तक अपनी इकोनॉमिक कंडीशंस को और अपनी निगोशिएशन स्किल्स को अच्छा कर सकते हैं। और खासकर अभी के समय पे जब गवर्नमेंट भी मदद करने पे थोड़ा सा आगे आ रही है, सबको पता चल रहा है कि भाई कितने बुरे हालात हैं गांव के, तो गांव में वो लोग जैसे कि आपके मान लीजिए टेलर हो गए, मान लीजिए प्लम्बर्स हो गए, जिनके पास इस तरीके के स्किल्स हैं, वो अपने यूनियन बना के अपने लिए काम ढूंढ सकते हैं। फिर बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं दोस्तों जिनको गांव में काम नहीं मिलता, उनको सिटीज में काम मिलता है, वो भी सीजनल काम मिलता है, तो वो भी भाई अपना एक यूनियन बना सकते हैं। उस सीजन के दौरान वो शहर में जा सकते हैं, काम करके वापस आ सकते हैं, और उनकी यूनियन, उनकी कोऑपरेटिव इस बात को इंश्योर करेगी कि उनको प्रॉपर पैसा मिले। ठीक है दोस्तों, यहां पे नेशनल कोऑपरेटिव यूनियन ऑफ इंडिया की बात की गई है। कहा गया है कि नेशनल कोऑपरेटिव यूनियन ऑफ इंडिया इसमें एक बहुत मेजर रोल प्ले कर सकता है। बहुत सारे और बड़े बड़े जो लेबर यूनियंस है वो भी काम कर सकते हैं। ऑथर ने बोला है कि देखिए, अमूल प्रोजेक्ट की बात होती है, अमूल प्रोजेक्ट जो दूध से रिलेट करता है, तो अमूल प्रोजेक्ट जैसे यूनियंस बनने, जैसे मॉडल्स बनने बहुत मुश्किल है, काफी मुश्किल होता है। लेकिन अगर हम छोटे लेवल पे भी एक ऐसा यूनियन बना सकें जो कि वर्कर्स को एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करे, तो ये एक बहुत बड़ी बात होगी। एक बहुत बड़ा एक्सप्लॉयटेटिव सिस्टम एग्जिस्ट करता है दोस्तों हमारे देश में। एक एक्सप्लॉयटेशन सिस्टम को एग्जाम्पल दिखाने में ऑथर ने केस बताया कि भाई बेंगलुरु में क्या होता है, बहुत सारे बीड़ी वर्कर्स काम करते हैं, और वो बीड़ी वर्कर्स में ज्यादातर वुमेन होती हैं। तो उन वुमेन को लीफ, थ्रेड और टोबैको जैसी चीजें मिडिलमैन दे देते हैं, और वो वुमेन बेचारी मेहनत कर करके घर घर पे 1000 रोल बीडीज बना के, 2000 रोल बीडीज बना के फिर वापस जाती है उन मिडिलमैन के पास, उस कॉन्ट्रैक्टर के पास कि देखिए भाई हमने अपना काम कर दिया, हमें पैसा दो। उसके बाद वो कॉन्ट्रैक्टर्स उनसे सेक्सुअल फेवर्स मांगते हैं। सोचिए किस हद तक एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है यहाँ पे वुमेन्स का। तो ऑथर यही बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि ये सारे वुमेन मिलके अगर अपना यूनियन बना लेंगी, अपना कोऑपरेटिव बना लेंगी, तो इनका ये एक्सप्लॉयटेशन हो नहीं पाएगा। इनको प्रॉपर ऑर्डर्स मिलेंगे, इनके कोऑपरेटिव यूनियंस को रजिस्टर किया जाएगा स्टेट गवर्नमेंट के पास, और अगर किसी भी तरीके की कोई एक्सप्लॉयटेटिव डिमांड होगी तो उसको कोर्ट के सामने ले जाके कल्प्रिट्स को पनिश किया जा सकता है। और जब ये यूनियंस और कोऑपरेटिव्स बनेंगी तो भाई मार्केट्स इंप्रूव होंगे, लोकल मार्केट्स इंप्रूव होंगे, सप्लाई चेन्स बनेंगे, और जो बड़े बड़े मैन्युफैक्चरर्स है ना मार्केट में, वो डायरेक्ट इन यूनियन और कोऑपरेटिव से बात करेंगे। वो डायरेक्ट ऑब्वियस बात है, एक सिंगल लेबर से बात नहीं कर सकते, एक सिंगल वर्कर से बात नहीं कर सकते, बट एक बड़े कोऑपरेटिव, एक बड़े यूनियन से वो बात कर सकते हैं दोस्तों। ये बात करी गई है। ये सब जो व्यूज हैं देवकी जैन जी के हैं, ये दिल्ली बेस्ड इकोनॉमिक्स हैं, काफी अच्छे व्यूज हैं इनके, अगर लागू किए जाए ग्राउंड पे। अगले आर्टिकल की तरफ चलते हैं। इस आर्टिकल को दोस्तों लिखा है राजमोहन यूनिथिन ने। राजमोहन यूनिथिन जी लोकसभा से एमपीएन है, कासरगोड से, कासरगोड आपका केरला में। यहां पे एमपी लैड्स की स्कीम को डिफेंड किया है इन्होंने। देखिए, इंडियन पार्लियामेंट में जब ये कोविड-19 का पैंडेमिक आया तो 2020-21 के लिए और 2021-22 के लिए एमपी लैड स्कीम को सस्पेंड कर दिया। और जब इसको सस्पेंड किया गया दोस्तों, तो
बहुत सारे लोगों ने इसकी तारीफ करी, उन्होंने बोला कि भाई इसमें तो करप्शन हो रहा था, ठीक से इस्तेमाल हो नहीं रहा था, काम सही से हो नहीं रहा था, अच्छा हुआ इसको सस्पेंड कर दिया गया। यहाँ पे जो ऑथर है वो काफी अच्छी अच्छी चीजें बता रहे हैं एमपी लैट स्कीम के रिलेशन में, और बहुत जरूरी है दोस्तों। एमपी लैट से अगर रिलेटेड सवाल आता है तो भाई आप इन पॉइंट्स को कोट कर सकते हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा जो पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं। पहला पॉइंट तो उन्होंने ये बताया है कि जब भी एमपी लैट स्कीम के अंदर किसी भी प्रोजेक्ट को सैंक्शन किया जाता है तो उसमें करप्शन का स्कोप बहुत कम होता है। क्यों? क्योंकि एमपी लैट स्कीम के अंदर एक एमपी एक माइक्रो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करता है, और उस माइक्रो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट कौन करेगा? डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऑफिसर्स इंप्लीमेंट करेंगे, और उस डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऑफिसर्स में स्टेट गवर्नमेंट के भी ऑफिसर्स होते हैं और आईएएस भी होते हैं, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, ठीक है, जो कि और जो स्टेट उनका अपॉइंटमेंट करता है। तो भैया ये जो आईएएस हैं इनको अपॉइंट कौन कर रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट कर रही, काम भले वो स्टेट में कर रहे हैं। तो माइक्रो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को आइडेंटिफाई करेगा एमपी, उस पैसे को खर्च किया जाएगा, एग्जीक्यूट कौन करेगा? डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऑफिसर्स उसको एग्जीक्यूट करेंगे, और जब डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऑफिसर्स उसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन MOSPI का प्रॉपर उसके ऊपर नजर होती है कि भाई पैसा कहां खत्म किया जा रहा है, कैसे खत्म किया जा रहा है। फिर जब पैसा खत्म हो जाता है उसके बाद उसका ऑडिट किया जाता है, प्रॉपर ऑडिटिंग होती है, थर्ड पार्टी ऑडिटर्स आके उसका ऑडिट करते हैं। यहां पे ऑथर दोस्तों ये बताने की कोशिश कर रहा है कि ये जो पैसा आ रहा है ना, इसमें करप्शन के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन इन्वॉल्व है, भैया स्टेट लेवल के ऑफिसर्स इन्वॉल्व है, और ऑडिट हो रहा है थर्ड पार्टी का। तो एक एमपी के पास करप्शन करने का स्कोप बहुत कम हो जाता है। दूसरी बात यहां पे ऑथर ये बताता है कि भाई ये जो पैसा होता है इस माइक्रो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का, इसको एक इंस्टॉलमेंट में रिलीज नहीं किया जाता है, इसको कई इंस्टॉलमेंट्स में रिलीज किया जाता है। तो पहली इंस्टॉलमेंट रिलीज की गई जब वो खर्च होती है, उसके बाद दूसरी इंस्टॉलमेंट ऑडिट के बाद रिलीज होती है। तो एक लाइन ऑफ डिफेंस और ऑडिट में अगर कुछ भी गड़बड़ हो गई तो दूसरी इंस्टॉलमेंट रिलीज नहीं होगी। इसलिए बोल देना दोस्तों कि इसमें करप्शन हो रहा है, ये बिल्कुल गलत है। साथ साथ तीसरा पॉइंट जो यहां पे ऑथर दे रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि देखिए अगर आप एमपी लैड स्कीम को हटा देते हो तो फेवरेटिज्म आ जाता है। क्या होगा? फिर सरकार को ये ये सरकार को ये ताकत मिलेगी कि केवल वो उन स्कीम्स में पैसा खत्म करे जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब की स्कीम है। एमपी लैड स्कीम देखिए, एमपीज तो हर के हैं, जो रूलिंग गवर्नमेंट है उनके भी एमपीज हैं, जो अपोजिशन है वो उनके भी एमपीज हैं। तो अगर आप एमपी लैड में पैसा डालते हो तो जो अपोजिशन के एमपीज है उनको भी पैसा मिलेगा, तो वो अपने हिसाब से इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो एक ओवरऑल इंक्लूजन होगा। अगर आप एमपी लैड स्कीम को हटा के अपने हिसाब से पैसा खर्च करोगे तो सब कुछ रूलिंग पार्टी के हिसाब से होगा, अपोजिशन के हिसाब से होगा ही नहीं। तो यहां पे ये बोला जा रहा है कि एमपी लैड के आने से जो अपोजिशन था उसको भी डिसीजन मेकिंग में और डेवलपमेंट में एक रोल मिल रहा था, क्योंकि एमपीज तो अपोजिशन के भी होते हैं। फिर चौथी बात यहां पे ऑथर ने बोली है कि देखिए इस एमपी लैड स्कीम के थ्रू मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस का भी ध्यान रखा जा रहा था। जो भी प्रोजेक्ट्स इसमें होते थे एमपी लैड्स में, उसमें 15% पैसा शेड्यूल कास्ट के लिए होता था, 7.5% पैसा शेड्यूल ट्राइब्स के लिए होता था। इसको सस्पेंड करके जो पैसा सीधे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज के पास जा सकता था, उसको आपने रोक दिया। और एक एग्जाम्पल यहाँ पे केरला का दिया है 5वें नंबर पे। केरला ने 2012 में अपना एक लेजिस्लेटिव असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी एसेट डेवलपमेंट फंड चालू किया था, जिसमें हर साल एमएलए को 5 करोड़ मिलते हैं। बाद में इस अमाउंट को बढ़ा के 6 करोड़ कर दिया गया। तो भैया केरला के एमएलए को 6 करोड़ मिलते हैं हर साल अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में कुछ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को चलाने के लिए, और एक एमपी के पास पैसा नहीं है इस तरीके की किसी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए। तो ये 5 पॉइंट्स बताए हैं ऑथर, और ये 5 पॉइंट्स आपके मेंस के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अच्छे पॉइंट्स हैं, एमपी लैड स्कीम्स के फेवर में बहुत फेवरेबल पॉइंट्स है ये दोस्तों, ठीक है। यहां पे आपको ये पता चलेगा कि एक्चुअल में एमपी लैड स्कीम्स के अंदर जो प्रोजेक्ट होते हैं वो ग्राउंड पे एग्जीक्यूट कैसे किए जाते हैं, इनकी प्रॉपर ऑडिटिंग होती है इनके फाइनेंसेस की। ऐसे ही एमपी अपने हिसाब से कहीं पे भी पैसा नहीं खर्च कर सकता। अब वो अलग बात है कि स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिशियल भी बिके हुए हो, ऑडिट वाले भी बिके हुए हो, एमपी भी बिका हुआ है, तो ही करप्शन हो जाए तो हो जाए, ऐसा बहुत कम होता है दोस्तों। ईमानदार लोग भी होते हैं जमीन पे। तो ये पूरा टॉपिक था दोस्तों। आई होप आपको पसंद आया हो। थोड़ी वीडियो लंबी हो गई हो, थोड़ी लेट हो गई, उसके लिए सॉरी। अच्छी लगी हो तो ज्यादा लोग साथ शेयर करें। गुड बाय।